साल 2017 बंगाल की रूलिंग सीएम जनता को संबोधित करती है। इंडियन आर्मी बंगालियों के ऊपर हमला करने आ रही है, लेकिन यही बात कुछ दिनों पहले सीआरपीएफ के ऊपर बोली गई। क्रिमिनल्स की ढाल बनती है टीएमसी और बंगाल पुलिस। एक समय था जब ममता बनर्जी देशभक्त थी। ममता शुरू से ऐसी नहीं थी। बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उन्होंने अटल जी की सरकार और यूपीए गवर्नमेंट दोनों के टाइम उठाया था, जिसके बाद उन्होंने दोनों के साथ गठबंधन को तोड़ दिया। 2011 में वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शन होते हैं। लोग परिवर्तन चाहते थे और परिवर्तन हुआ और 228 सीटें जीतकर ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की सीएम बनती है। लोगों को उम्मीद थी कि अब तो वेस्ट बंगाल की स्थिति जरूर सुधरेगी और सभी दीदी के वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो गए। इसीलिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को दीदी ने पूरी छूट दे दी। अवैध घुसपैठियों के आधार कार्ड, पान कार्ड, इलेक्शन कार्ड और बैंक अकाउंट्स खुलने लगे, जैसा कि ममता का दामाद घर आया हो। और दामाद का स्वागत तो अच्छी तरीके से होना चाहिए ना। और जब अपोजिशन ने टीएमसी के ऊपर आरोप लगाया तो ममता दीदी ने साफ कह दिया। साल 2017 भारत और चाइना के बीच डोकलाम मुद्दे के ऊपर टेंशन चल रहा था। नॉर्थ ईस्ट इंडो चाइना बॉर्डर की तरफ मूव कर रही थी। तब बंगाल की रूलिंग सीएम जनता को संबोधित करती है। इंडियन आर्मी बंगालियों के ऊपर हमला करने आ रही है। ये सुनकर पूरा भारत शॉक्ड हो जाता है। लेकिन यही बात कुछ दिनों पहले सीआरपीएफ के ऊपर बोली गई। सीआरपीएफ बंगालियों को मारने के लिए आ रहे हैं, डरना नहीं। एक समय था जब ममता बनर्जी देशभक्त थी, पर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि देशभक्ति तो छोड़ो पर एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। एक समय बंगाल विद्या, साहित्य और क्रांति के लिए जाना जाता था, पर आज वही गुंडाराज, भ्रष्टाचार और वायलेंस का एपी सेंटर बन चुका है। निर्दोष जेल में क्रिमिनल्स की ढाल बनती है टीएमसी और बंगाल पुलिस। और बिजनेसमैन के साथ क्या होता है राहुल जी? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, वुमेन सेफ्टी, फेयर इलेक्शन एंड लॉ एंड ऑर्डर को तो भूल ही जाओ। आज जो बंगाल की स्थिति है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ममता बनर्जी। लेट्स डिकोड द डिक्टेटरशिप ऑफ टीएमसी इन वेस्ट बंगाल। ममता शुरू से ऐसी नहीं थी। बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उन्होंने अटल जी की सरकार और यूपीए गवर्नमेंट दोनों के टाइम उठाया था, लेकिन यू नो व्हाट, दोनों में से किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने दोनों के साथ गठबंधन को तोड़ दिया। 2011 में वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शन होते हैं। आज की तरह उसी समय भी भारी एंटी इनकम्बेंसी थी सरकार के खिलाफ। लोग परिवर्तन चाहते थे और परिवर्तन हुआ। 28 साल से डिक्टेटर बनी सीपीआईएम की सरकार को टीएमसी ने उखाड़ के फेंक दिया और 228 सीटें जीतकर ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की सीएम बनती है। लोगों को उम्मीद थी कि अब तो वेस्ट बंगाल की स्थिति जरूर सुधरेगी। बद से बदतर हो गई, क्योंकि सीपीआईएम का सफाया होने के बाद सीपीआईएम के करीबन 3000 से ज्यादा कार्यकर्ता और छोटे बड़े नेता ने टीएमसी ज्वाइन कर ली और सभी दीदी के वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो गए। 2014 में मोदी सरकार सेंट्रल में आ चुकी थी और बीजेपी ने भी वेस्ट बंगाल में एंट्री कर ली थी। इसीलिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को दीदी ने पूरी छूट दे दी, क्योंकि 2011 के असेंबली इलेक्शन में उसको मुसलमानों के वोट मिले ही नहीं थे। अवैध घुसपैठियों के आधार कार्ड, पान कार्ड, इलेक्शन कार्ड और बैंक अकाउंट्स खुलने लगे, जैसा कि ममता का दामाद घर आया हो। और दामाद का स्वागत तो अच्छी तरीके से होना चाहिए ना। और यही लोग टीएमसी के इलीगल काम करने लगे, जैसे कि हफ्ता वसूली, फिरौती, मर्डर, किडनैपिंग और वायलेंस। टीएमसी ने मुस्लिम अपीजमेंट में तो कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया। अब संदेश खाली का ही केस ले लो। सभी को पता है कि इतने सालों तक हिंदू महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे थे उसके लिए जिम्मेदार कौन था? शाहजहां शेख। फिर भी वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट उसे प्रोटेक्ट करने में लगी थी। हाईकोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर उसे बिल्कुल भरोसा नहीं है। और उसका मास्टरपीस एग्जाम्पल तो आपको मुर्शिदाबाद केस में देखने को मिलेगा। जब मुर्शिदाबाद में दंगे भड़के तब हिंदुओं के घर जलाए गए, मंदिर तोड़े गए, हिंदू महिलाओं के साथ रेप हुआ, हिंदुओं की हत्याएं हुई, तब भी वेस्ट बंगाल पुलिस ने कुछ नहीं किया, उल्टा बीएसएफ को बुलानी पड़ी। और जब अपोजिशन ने टीएमसी के ऊपर आरोप लगाया तो ममता दीदी ने साफ कह दिया कि ये दंगे तो बीजेपी और बीएसएफ ने करवाए हैं, यानी कि आर्मी को भी नहीं छोड़ा। जब किसी भी स्टेट में रेप की संख्या बढ़ती है तब सीधी बात है कि सरकार के ऊपर वुमेन सेफ्टी के लेकर एलिगेशंस उठेंगे ही। तो उस पे ममता क्या कहती है कि ये सभी तो बीजेपी की साजिश है टीएमसी को बदनाम करने की, यानी कि वेस्ट बंगाल में जो रेप हो रहे हैं वो बीजेपी करवा रही है। वाह दीदी, वाह दीदी।
कोई सेंस है इस बात की? इसमें भी एक पैटर्न है। जब रेप एक्यूज्ड टीएमसी का होता है तब केस को दबा दिया जाता है। जैसे कि आरजेकर मेडिकल कॉलेज का केस ले लो। सभी को पता था कि वेस्ट बंगाल पुलिस कुछ नहीं करने वाली थी और कुछ भी नहीं किया, और जब केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया गया तो सैकड़ों लोगों की भीड़ आती है और कॉलेज में घुसकर सभी एविडेंस मिटा देती है। एनआईए के ऊपर भी पत्थरबाजी होती है और करप्शन का ख्याल तो इतने अच्छे से रखा है कि जब शारदा चिट फंड केस में सीबीआई वेस्ट बंगाल आती है तो बंगाल पुलिस सीबीआई को ही गिरफ्तार कर लेती है। ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल तुम्हारे बाप का घर नहीं। फिर प्राइमरी टीचर्स की रिक्रूटमेंट में टीएमसी के नेता मेरिट के बदले पैसों से सभी को जॉब देते थे। इतना अच्छा काम हुआ है करप्शन के ऊपर। फिर भी सवाल ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी टीएमसी की सरकार ही क्यों जीतती है? ये क्वेश्चन ऑब्वियस सभी के मन में होगा। इसके ऊपर जब मैंने रिसर्च शुरू की तब मैंने बंगाल इलेक्शंस, लोगों के पर्सनल इंटरव्यूज और ओपन पब्लिक ओपिनियन को ऑब्जर्व किया। तब मुझे एक शॉकिंग चीज देखने को मिली। पहला, टीएमसी के पास वेस्ट बंगाल के हर एक घर का डेटा है। उन लोगों के जॉब, बिजनेसेस क्या है, बेटा बेटी क्या करते हैं। सेकंड, वोटिंग के अगले दिन टीएमसी के गुंडे घर आते हैं और धमकी देते हैं कि अगर दीदी को वोट करना है तभी घर से बाहर निकलना, वरना हमें पता है कि तुम्हारे बेटा बेटी किस स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, वापस नहीं आएंगे और तुम्हारा जो बिजनेस कारोबार है सभी को खत्म कर देंगे। सीधी बात है कि एक वोट डालने के लिए लोग इतना बड़ा रिस्क क्यों ले। थर्ड, फिर भी उस परिवार का वोट पड़ता ही है, और वो वोट कौन डालता है? ममता के दामाद, बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या। वो शिफ्टेड और डेड लोगों के भी वोट डालते हैं। दरअसल बंगाल में एक कहावत है, अगर आपके मरे हुए माता पिता, दादा दादी सभी को मिलना है तो एक ही दिन आप मिल सकते हो, वोटिंग के दिन, क्योंकि वो वोट डालने जरूर आता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो काउंटिंग में होती है। पहले 1-2 घंटे तक फेयर काउंटिंग चलती है, बाद में अपोजिशन के काउंटिंग एजेंट को धमकाकर भगा दिया जाता है। फिर अचानक से सीसीटीवी बंद, मीडिया के कैमरास बंद और काउंटिंग सीट में वही लिखा जाता है जो टीएमसी के एजेंट कहते हैं। यानी कि ईवीएम को चेक तक नहीं किया जाता, सीधा टीएमसी को 800 वोट, बीजेपी को 200 वोट ऐसे ही लिख दिया जाता है, लिटरली। और जब टीएमसी जीतती है, Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. 2013 के पंचायत इलेक्शन के बाद 39 सीपीआईएम वर्कर्स मारे गए। तो फिर 2021 के असेंबली इलेक्शन के बाद 100 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। तो इस तरह से डर और धांधली से बनती है टीएमसी की सरकार। तो अब आप ही बताओ कि ममता दीदी शेरनी है या फिर लेडी बूचर? कमेंट जरूर करिएगा। और बंगाल पुलिस का तो चैप्टर ही अलग है। बंगाल पुलिस भारत की सबसे बेस्ट और ईमानदार पुलिस है। इतनी ईमानदार कि उसके ऊपर तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन किसी को भरोसा नहीं। तो फिर आम लोगों को तो कैसे भरोसा होगा? जब कोई टीएमसी वर्कर क्राइम करता है तो उसे गिरफ्तार करने की बजाय उसके सबूत मिटाने जाती है। उल्टा सीबीआई और एनआईए वालों को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि ईमानदार है ना, बूचर के लिए। अगर कोई सोशल मीडिया में टीएमसी के खिलाफ कोई पोस्ट या ट्वीट करता है तो फौरन वेस्ट बंगाल पुलिस का फोन आता है ट्वीट डिलीट करने के लिए। अगर आप पोस्ट और ट्वीट डिलीट नहीं करते तो आपको आपके घर से उठा लिया जाएगा, फिर आप भारत के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो। पावर ऑफ पुलिस। ममता का कार्टून बनाने वाले अभिषेक मोहापात्रा को ही उठा लिया गया। कांग्रेस के सिन्मो और बीजेपी की प्रियंका शर्मा तक को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि उन्होंने ममता के खिलाफ स्टेटमेंट दे दी थी। दंगे हो या वायलेंस, पुलिस एकदम शांत रहती है और जिसे जो करना है वो कर लेता है ना बेस्ट पुलिस। 2026 के असेंबली इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन को बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं, इसलिए तो उन्होंने 2500 से ज्यादा सीआरपीएफ की कंपनियां तैनात की है। तो ममता ने लोगों को ये कहकर भड़काया कि वो वेस्ट बंगाल के लोगों को मारने के लिए आ रही है। क्या हाल कर दिया है बंगाल का। आजादी के समय भारत के मैन्युफैक्चरिंग में बंगाल का हिस्सा 25% था, जो घटकर आज मात्र 3% रह गया है। नो इंडस्ट्रीज, नो मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज नो सेफ्टी। बेरोजगारी का रेट 7.1% हो गया, यानी नो जॉब्स। बीएसएफ को बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन तक नहीं देती। नेशनल सिक्योरिटी इश्यू। तो आपको क्या लगता है कि ये सब होने के बावजूद बंगाल की स्थिति बद से बदतर होगी या सुधरेगी? आज भी 2011 की तरह सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो क्या बीजेपी की सरकार बनेगी या वापस टीएमसी की? कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।